एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 ऑफ चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जिस वीडियो का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था वो वीडियो आपके सामने आ गया है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.4। यानी कि ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ब्रोकर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब ये तीनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज सिप, ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े इजी है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी और जितना काम है ना उतना ही बताऊंगी, ज्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाला नहीं बताने वाली। ठीक है, जितनी आपको जरूरत है उतना बता दूंगी, आपके लिए वो अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था तो आई थिंक आपको याद होगा कि मैंने एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाया था कि व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट इज शेयर मार्केट, बरोबर। तो यहाँ पे भी मैं कुछ स्टोरी के तरह आपको समझाऊंगी कि ब्रोकर क्या होता है, उसके बाद ये ब्रोकरेज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्रोकर एंड फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज ब्रोकरेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि एक लड़की है, इस लड़की का नाम क्या रखे हम लोग, चलो इस लड़की का नाम हम लोग रखते हैं टीना। ओके, यहाँ पे एक टीना नाम की लड़की है और यहाँ पे है ना उसके पास है ना क्या है, उसके पास कुछ कैपिटल्स पड़े हुए हैं। कैपिटल मतलब क्या कि उसके पास पैसे हैं। ठीक है, अब वो पैसे उसको क्या करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। तो इसने ना कहीं से तो सुना था कि यहाँ पे कुछ शेयर मार्केट वगैरह होता है, यानी कि शेयर होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टीना है ना इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है शेयर और शेयर मार्केट्स के बारे में। तो टीना जो है ना क्या करेगी, ब्रोकर के पास जाएगी। ब्रोकर मतलब कौन, ब्रोकर मतलब दलाल। दलाल समझते हैं ना, जैसे कि देखो हमको अगर रूम वगैरह खरीदने जाना होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, वो जो स्टेट एजेंट होते हैं, मतलब कि वही दलाल जो होते हैं, जो दलाली करते हैं, जो हमको मदद करते हैं रूम को बाय करने में या फिर सेल करने में। वैसे ही अगर हमको शेयर्स को खरीदना है या बेचना है और अगर हमको शेयर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम किसके पास जा सकते हैं, हम दलाल के पास जा सकते हैं। उसी दलाल को बोला जाता है ब्रोकर। ये जो ब्रोकर होते हैं ना वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनको शेयर के बारे में बहुत कुछ पता होता है, मतलब अलग अलग कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनके बारे में बहुत नॉलेज होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी जो है वो पास्ट 10 इयर्स या पास्ट 5 इयर्स में उसका जो परफॉर्मेंस है वो लो है। तो ये ब्रोकर को बहुत नॉलेज होता है, तो ब्रोकर क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीना को क्या करना था, शेयर्स खरीदने थे, लेकिन टीना को नॉलेज नहीं है ज्यादा शेयर और शेयर मार्केट के सिलसिले में। तो टीना गई ब्रोकर के पास। ब्रोकर कौन होता है समझाना, ब्रोकर होता है दलाल जो हमको शेयर को खरीदने या बेचने में क्या करता है, मदद करता है। और फिर ये जो ब्रोकर है ना, यानी कि ये जो दलाल है ना, उसने क्या किया, उसने है ना टीना को कुछ कंपनीज बताए कि टीना जी आप है ना ये कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ये कंपनी ऐसी है वैसी है। उन्होंने गाइड किया, मतलब टीना को गाइड किया। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी होगी, मतलब एक कंपनी थोड़ी ना होती है। देखो ये एक कंपनी है, यहाँ पे इसके हाथ में देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। तो ये सारे जो कंपनीज है उसमें से जो भी कंपनी अच्छी होगी या जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पास्ट 10 इयर्स से, तो ब्रोकर क्या करेगा, वो कंपनीज के बारे में टीना को बताएगा और टीना फिर क्या करेगी, थ्रू ब्रोकर मतलब ब्रोकर के थ्रू वो क्या करेगी, जो शेयर्स है उसमें क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो ब्रोकर मतलब क्या, ब्रोकर मतलब दलाल जो आम आदमी लोग होते हैं या जो आम इंसान होते हैं जिनको शेयर्स और शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, दलाल के पास जाते हैं और वो उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि उनको बहुत नॉलेज होता है, राइट, क्योंकि उनका धंधा ही वही है, वही उनका काम है, तो उनको बहुत नॉलेज होगा। तो कोई क्या करता है कि ब्रोकर के थ्रू भी शेयर्स खरीदता है या बेचता है। ठीक है, ब्रोकर मतलब क्या, दलाल जो शेयर को खरीदने या बेचने में हमारी मदद करता है। तो ये ब्रोकर तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज ब्रोकरेज यार, ब्रोकरेज का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमको ब्रोकरेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है ना, बाद में मैं बताऊंगी व्हाट इज जीएसटी इन ब्रोकरेज, वो बाद में आएगा। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ब्रोकरेज।
ये ब्रोकरेज क्या होता है? तो ब्रोकरेज क्या है देखो, अब यहाँ पे ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर ने क्या किया, टीना को गाइड किया, यानी कि टीना को सर्विस प्रोवाइड की, है ना, टीना को बताया कि यहाँ पे देखो ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करो, इसके शेयर्स खरीदो। तो यहाँ पे ब्रोकर क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टीना को। तो यहाँ पे ब्रोकर क्या करेगा, अपनी जो ये सर्विस उसने जो प्रोवाइड की है उसकी क्या करेगा, एक फीस लेगा। वो जो फीस होगी ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रोकरेज। यस, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं। अरे ब्रोकर भी तो कमाएगा ना, उसका तो धंधा है ना ये। तो वो जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करेगा, सिर्फ टीना को नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो मुझे भी इन्वेस्ट करना है या आपको भी इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो आप डायरेक्टली थोड़ी ना इन्वेस्ट करोगे, है ना। आपको, हमको क्या नॉलेज अभी शेयर और शेयर मार्केट के बारे में, हाँ करने वाले करते हैं डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे, वो हमको अच्छे से गाइड करेगा, वो उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा ही ना। तो वो जो ब्रोकर है वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो जो उसकी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी वो फीस लेगा, उसी फीस को बोला जाता है ब्रोकरेज। मतलब ये दलाल है, ये ब्रोकर जो है वो दलाल है, और ये जो ब्रोकरेज है वो उसकी दलाली है, उसकी दलाली है। हाँ जी, तो ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज एक फीस है जो वो अपने कस्टमर से क्या करता है, चार्ज करता है। तो ब्रोकरेज इज नथिंग बट अ फीस विच इज कलेक्टेड बाय ब्रोकर, बाई किसके थ्रू वो कलेक्ट करता है, वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप भी देखो, आप ट्यूशन वगैरह जाते हो राइट, तो आप फीस पे करते हो कि नहीं करते हो, हाँ करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ट्यूशन फीस बोलते हैं, स्कूल फीस बोलते हैं। वैसे ही जो ब्रोकर की जो फीस होगी उसको ब्रोकरेज बोला जाता है। ठीक है, अब ये ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होता है वो सब मैं अभी आपको सिखाने वाली हूं। तो ब्रोकर क्या है, समझ में आया, दलाल। ब्रोकरेज क्या है, दलाली। ठीक है, दलाली। चलो अभी मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि सारे जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनका एक फिक्स रेट होता है कि मैं इतना चार्ज करता हूँ। कोई कोई ब्रोकर्स जो होते हैं वो 0.5% चार्ज करते हैं, कोई कोई ब्रोकर्स जो है वो 0.25% चार्ज करते हैं, कोई कोई 1% चार्ज करता है। किसका, मार्केट वैल्यू का। मतलब ब्रोकर जो है वो चार्ज जो है वो मार्केट वैल्यू पे करते हैं, जितना भी मार्केट वैल्यू है शेयर का उसके ऊपर वो अपना ब्रोकरेज लेते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ब्रोकर जो है वो अपना ब्रोकरेज जो है, यानी कि अपनी जो फीस है वो मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। मैं इसका मतलब समझाऊंगी आपको, आप टेंशन मत लो। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू समझे कि काय का टेंशन। देखो यहाँ पे ना याद रखना, दो केसेस होके, यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेस वाला एक केस होगा और दूसरा केस होगा एट द टाइम ऑफ सेल। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। सबसे पहला केस है, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला केस है। पहला केस क्या है, एट द टाइम ऑफ परचेस। एट द टाइम ऑफ परचेस मतलब क्या, कि मान लो कि मैं मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो कि मुझे है ना एक शेयर खरीदना है, मुझे है ना थोड़ा सा क्या करना है, अभी इन्वेस्टमेंट चालू करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक शेयर से स्टार्ट करूंगी, बरोबर, मैं एक शेयर से स्टार्ट करूंगी। लेकिन मुझे तो शेयर और शेयर मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो फिर अच्छा हुआ कि मुझे क्या मिल गया, एक ब्रोकर मिल गया, एक दलाल मिल गया। ठीक है, तो मैं उस दलाल के पास गई और मैंने बोला कि मुझे है ना देख एक शेयर खरीदना है, तो प्लीज मुझे गाइड करो कि मैं कौन सी कंपनी का शेयर खरीदूं। ठीक है, तो जो ब्रोकर है ना उसने मुझे बोला कि ये कंपनी है। ठीक है, मान लो एग्जांपल ले रहे यार, थोड़ा सीरियस मत हो जाओ, चिल होके पढ़ाई करो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो ब्रोकर है उसने मुझे बोला कि यहाँ पे देखो ये एक कंपनी है, ये कोई भी एक कंपनी है, इसका आप एक शेयर खरीद लो, आपके लिए अच्छा है, इसके जो इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है। ओके, ऐसा कुछ मुझे गाइड किया उसने। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है चलो आप बोल रहे हो तो मैं खरीद लेती हूँ। तो मान लो कि ये जो कंपनी है ना, कंपनी की स्पेलिंग मैंने कुछ रॉन्ग लिख ली है ना, हाँ, तो ये जो कंपनी है ना, इसका मैंने मान लो कि एक शेयर खरीद लिया और इस एक शेयर की जो कीमत थी मान लो कि वो थी 100 रुपीज, यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मतलब ये जो कंपनी है ना इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है, ₹100 है। ठीक है, तो अभी अगर मान लो कि मैं ये कंपनी के शेयर खरीदूंगी, मतलब एक शेयर ही खरीदना है मुझे, ज्यादा नहीं खरीदने, एक ही शेयर खरीदना है, तो यानी कि यहाँ पे मैं कितना अपना इन्वेस्ट करूंगी, कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगी, या कितना मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द परचेस। एट द टाइम ऑफ द परचेस का मतलब है कि जब मैं खरीदने जाऊंगी शेयर्स को थ्रू ब्रोकर के थ्रू जा रही हूँ ना, मैं ब्रोकर के थ्रू जा रही हूँ, तो जब मैं खरीदने जाऊंगी कोई भी शेयर तो मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा वो शेयर का। तो वो अगर हमको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता
होता है, देखो प्राइस ऑफ वन शेयर, क्योंकि मैं एक शेयर के बारे में ही बात कर रही हूँ, प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो भी है उस शेयर का प्लस आपका क्या लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज क्यों लगता है समझ रहे हो ना, ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज एक फीस है जो ब्रोकर लेगा, उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है तो वो तो अपनी फीस लेगा ना। तो भले ही ये जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू ₹100 थी, अगर मैं डायरेक्ट जाती, ब्रोकर के थ्रू नहीं जाती और डायरेक्ट अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती, तो मुझे वो शेयर जो है, वो जो एक शेयर है उसका कितने में वो शेयर मुझे पड़ता, ₹100 में पड़ जाता। लेकिन क्योंकि मैं ब्रोकर के थ्रू गई हूँ, ब्रोकर ने मुझे गाइड किया है, ब्रोकर ने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है, तो इसलिए मेरी ये जो शेयर की कीमत है वो ₹100 नहीं होगी, इसमें क्या होगा, प्लस ब्रोकरेज जो है वो ऐड हो जाएगा, ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मुझे ये जो शेयर है इस कंपनी का वो कितने में पड़ेगा, कितने में मुझे मिलेगा, कितने में मैं उसको परचेज करूंगी। तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, मान लो कि ये जो ब्रोकर है जिसने मुझे गाइड किया वो बोल रहा है कि मैं 1% लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 1% लेता हूँ, यानी कि ये जो 1% है वो क्या है बच्चा, वो है रेट ऑफ ब्रोकरेज। ये जो 1% है वो क्या होगा, वो सब आपको दिया रहेगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझो, ये जो है वो क्या है, ये है रेट ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का एक रेट होगा, हर ब्रोकर का अलग अलग रेट होता है, क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा, आपको टेंशन मत लो उसका। ठीक है, तो मैं जो ब्रोकर के पास गई थी वो बोलता है कि मैं तो भाई अपने सर्विसेज के 1% चार्ज करता हूं। तो मैंने बोला ठीक है चल भाई तू भी ले ले 1%, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्राइस ऑफ वन शेयर देखो क्या होगा, प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर की प्लस मुझे ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज 1 मत लिखना, 1% ये रेट ऑफ ब्रोकरेज है, हमको ये रेट को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो ब्रोकरेज का जो फॉर्मूला बनेगा देखो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज, जो भी ब्रोकरेज का रेट है, इनटू मार्केट वैल्यू। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रोकरेज जो है यानी कि ब्रोकर जो है वो अपनी फीस यानी कि जो ब्रोकरेज है वो मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना ब्रोकरेज पर शेयर, वो निकालना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि मुझे ये जो शेयर है, जो मुझे एक शेयर खरीदना था, वो मुझे कितने में अभी मिलने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि एक, देखो क्वेश्चन को समझो अच्छे से, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक शेयर है, वो कितना है, ₹100 का शेयर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मैंने, क्योंकि वो जो शेयर है वो ब्रोकर के थ्रू मैं खरीद रही हूँ, तो वो जो ब्रोकर है मतलब वो जो दलाल है उसका जो रेट है वो कितना है, वो 1% है। तो अभी मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ दैट शेयर, मतलब कि वो जो शेयर है वो मुझे कितने में परचेज करूंगी या कितने में मुझे वो पड़ा, तो वो मैं फाइंड करूंगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग ब्रोकरेज निकालेंगे, मतलब मुझे ब्रोकरेज को मतलब ब्रोकर को मुझे कितना देना है वो निकालेंगे। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज 1% है, तो 1% ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है, तो वो शेयर का जो एमवी था, एमवी मतलब कि मार्केट वैल्यू जो था वो कितना था, ₹100, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹100। ठीक है, अगर हमने रुपीस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1, ये परसेंट का जो साइन है वो अपॉन में 100 हो जाएगा, इनटू 100, तो यानी कि ये 100 कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू 1 मिला, तो ₹1, दिस आंसर इज इन रुपीस। अभी सिंपल सा लॉजिक है भाई, 100 रुपीस जो है उसका 1% कितना होता है, या 1% ऑफ 100 कितना होता है, ₹1 होता है, तो ₹1, यानी कि ब्रोकरेज जो है वो क्या आया, ₹1, यानी कि जो ब्रोकर है उसको मैं कितना दूंगी, ₹1 दूंगी। और जो मेरा शेयर जो था उसका मार्केट वैल्यू क्या था, ₹100 था, और जो ब्रोकरेज है वो है ₹1, तो 100 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज ₹101, यानी कि व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ दैट शेयर, मतलब उस एक शेयर की जो कीमत मुझे पड़ी वो कितनी पड़ी, ₹101। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट जाती तो मुझे ₹100 में मिल जाता वो शेयर, लेकिन क्योंकि मैं ब्रोकर के थ्रू गई हूं तो ब्रोकरेज की भी एक फीस होगी, सॉरी ब्रोकर की भी एक फीस होगी, और वो ये वाली फीस है, ये है ब्रोकरेज। और जब हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू जो है शेयर की उसमें प्लस ब्रोकरेज कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है परचेज प्राइस ऑफ दैट शेयर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एट द टाइम ऑफ परचेज। याद रखना, जब हम खरीदने जाते हैं शेयर को थ्रू ब्रोकर, तो तब हम क्या करते हैं, ब्रोकरेज को ऐड करते हैं।
और वैसे ही अगर हम दूसरा केस लेंगे, अभी दूसरा केस क्या है, दूसरा वाला केस है एट द टाइम ऑफ सेल। सेल मतलब कि मान लो कि मेरे पास है ना ऑलरेडी एक शेयर है, ठीक है, मान लो कि वो जो मैंने शेयर खरीदा था ना, मान लो वही 100 रुपए वाला शेयर, ठीक है, तो वो शेयर मेरे पास ऑलरेडी है। तो मेरे पास है ना एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ₹100 है, और अभी मुझे ये शेयर को बेचना है यार, मेरे को कंटाला आ गया, ये शेयर ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है इससे, तो मुझे अभी ये शेयर बेचना है, सेल करना है। तो मैं सेल कैसे करूं, मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं कि सेलिंग कैसे करते हैं। तो मैं फिर से कहाँ गई, यस, ब्रोकर के पास गई, ठीक है, मैं ब्रोकर मतलब दलाल के पास गई। मैंने बोला दलाल जी मेरी मदद कीजिए, मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, मुझे बेचना है। तो ठीक है, ब्रोकर ने बोला हाँ ठीक है बिक जाएगा आपका, लेकिन मेरा भी कोई फीस लगेगा, मुझे भी फीस देनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ ठीक है आप ले लो, बट मुझे ये शेयर नहीं चाहिए। तो ये जो था ना वो नया ब्रोकर था, ये कुछ नया ब्रोकर था, तो इसका जो रेट था ना, इसका जो रेट था, यानी कि यहाँ पे ये जो हम बोल सकते हैं दिस इज रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, इसको रेट ऑफ ब्रोकरेज बोलते हैं। तो ये कुछ नया ब्रोकर था, तो ये बोलता है कि मेरा जो रेट है वो 2% है। मैंने बोला अरे बाबा, इससे अच्छा तो मेरा पहला वाला ब्रोकर था, वो तो 1% ही ले रहा था, तू भाई 2% ले रहा है, बट अब कर क्या सकते हैं, मुझे तो बेचना है ये शेयर को। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है, यानी कि ये नया वाला जो हमारा ब्रोकर है उसका रेट ज्यादा है, ठीक है, वो अपने सर्विसेज का कुछ ज्यादा ही फीस ले रहा है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज है उसका 2%, ठीक है। वो क्या बोला कि मेरे को 2% चाहिए, चाहे जो भी हो, और ये 2% किस पे कैलकुलेट होता है, 2% जो है वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है आप मेरा ये शेयर बिकवा दो। तो जब मैं ये शेयर जो है मेरे पास, इसको जब मैं बेचूंगी तो क्या मुझे पूरे 100 रुपीज मिलेंगे, क्या नहीं, इस 100 रुपीज में से है ना कुछ रुपीस जो है ना वो मुझे ब्रोकर को देने पड़ेंगे, उसको ही बोलेंगे ब्रोकरेज, ब्रोकर को मुझे उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे जो मेरी मार्केट वैल्यू है शेयर की, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ब्रोकरेज, मतलब मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे उस शेयर के, क्योंकि मैं ब्रोकर के थ्रू उस शेयर को क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ ना, तो मुझे ब्रोकर को भी तो देना पड़ेगा ना कुछ, उसी को तो ब्रोकरेज बोलते हैं। तो वो चला जाएगा ना मेरे हाथ से, पूरे 100 रुपए मेरे हाथ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले काम आपको क्या करना है, ब्रोकरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना सबसे पहले मैं निकालूंगी ब्रोकरेज, मतलब कि ब्रोकर को कितना देना है भाई, तो ब्रोकरेज पर शेयर है, वैसे ये फॉर्मूला पर शेयर का है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक शेयर की ही बात कर रही हूँ, तो यही हमारा ब्रोकरेज भी हो जाएगा। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट को समझ लो, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो थोड़ा बहुत क्या होता है ना, फिर आप प्रॉब्लम को भी, मतलब कि जो क्वेश्चंस होंगे ना उसको भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़े सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस सेट जब करेंगे ना तब तो मतलब कि मैं और डेप्थ में बताऊंगी, आप टेंशन मत लो उसका। तो यहाँ पे ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज रेट ऑफ ब्रोकरेज, यानी कि ब्रोकर का जो रेट है वो क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू होता है। मैंने पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मतलब कि ब्रोकर जो है ना वो ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे लेता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज निकालते हैं, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, यहाँ पे हमारा 2% है ऑफ मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर का मार्केट वैल्यू अभी भी 100 ही है, एंड दैट इज इक्वल टू 2% का साइन अपॉन में 100 बन जाएगा इनटू 100। तो ये 100 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू ₹2, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर मिला है वो रुपीज में मिला है, यानी कि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है यार, 100 रुपीज का 2% कितना होगा, 2% ऑफ 100 कितना होता है, दैट इज 2 रुपीज ही होता है। ये तो नॉलेजेबल है, इतना तो हमारे पास भी दिमाग है, यानी कि जो 100 रुपीज है उसमें से मुझे 2 रुपया जो है वो ब्रोकर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी फीस है। तो मेरे हाथ में कितना आएगा, तो यानी कि प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी कि मुझे वो शेयर जो है वो बेचने के बाद कितना प्राइस मुझे उसका मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइस आफ्टर सेलिंग भी लिख सकते हैं, बट आप थोड़ा समझ जाओ, प्राइस आफ्टर सेलिंग वन शेयर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि वो जो सेलिंग प्राइस है उस शेयर की, या मुझे कितना मेरे हाथ में आया वो शेयर का, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस नहीं बोल सकते हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो जो एक शेयर है उसकी कीमत क्या हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है, चलो वैल्यू ऑफ द शेयर लिख देते, वैल्यू ऑफ वन शेयर।
वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या हो जाएगा, देखो मार्केट वैल्यू तो थी उसकी, लेकिन उसमें मुझे माइनस क्या करना पड़े, उसमें मुझे माइनस क्या करना पड़ा, ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकर अपनी फीस लेगा। तो मार्केट वैल्यू क्या थी उस एक शेयर की, 100 रुपीज, ब्रोकरेज कितना आया ₹2, तो वो माइनस करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ₹98। यानी कि मुझे उस शेयर की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, ₹98। मेरा ₹2 का लॉस हो गया। लॉस भी बोल सकते हो या फायदा भी बोल सकते हो। ये शेयर अगर मेरे पास पड़ा रहता और पड़ा क्या पता कि इस वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती तो मेरे लिए लॉस हो जाता है ना। तो मैंने ब्रोकर के थ्रू फटाफट उसको बेच दिया, है ना। तो यानी कि यहाँ पे बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। याद रखना मैंने ये 1 शेयर के एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर ही आपको बेचना है या एक शेयर ही आपको खरीदना है। बहुत सारे शेयर्स होंगे, उसमें आपको वो कैसे फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेकिन अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ परचेज मतलब जब हम खरीदने जा रहे हैं शेयर्स को ब्रोकर के थ्रू, तो तब क्या होता है ना, तब परचेज वैल्यू ऑफ शेयर जो है उसमें क्या होता है ना कि ब्रोकरेज ऐड होता है। मतलब ब्रोकर अपनी फीस लेता है, ठीक है। वैसे ही समझो कि हम लोग एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब हम एक शेयर है, हमारे पास कुछ शेयर्स है, उसको बेचना है, हमको उसको भगाना है, वो शेयर को बेचना है, यार नहीं चाहिए वो शेयर्स, तो ब्रोकर के थ्रू हम उस शेयर को बेचेंगे। तो जब हम उसको बेचेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्रोकर अपनी फीस लेगा। तो जो वो शेयर्स की जो पूरी कीमत थी वो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा ब्रोकर को चला जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। एट द टाइम ऑफ सेल मतलब सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है और परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होता है। क्लियर हो गया? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाओ। और है ना, बच्चे इतने आलसू हो गए ना, अभी पूछो मत। ना तो वो कमेंट करेंगे, ना वो लाइक करेंगे, पता नहीं क्या हो गया, आजकल के बच्चे एक्टिव ही नहीं है यार। एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, जोश दिखना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, और एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द शेयर ब्रोकरेज कैसे मतलब अप्लाई होता है, ब्रोकरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने सब बताया आपको, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, दैट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो चलो अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, जो ब्रोकर होता है ना, वो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को, यानी कि हम जैसे लोग जिसको शेयर्स खरीदने हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, बरोबर। और आपको तो पता ही है कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि ये जो ब्रोकर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस सर्विस प्रोवाइड करने का क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। यानी कि यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाती हूँ, एकदम शांति से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ये 2 केसेस लिए थे, राइट। यहाँ पे देखो, जब मैं शेयर्स को खरीदने गई थी, मुझे एक शेयर खरीदना था, पहले वाला केस लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला केस लेना कि मुझे ना शेयर खरीदना था, तो मैं गई ब्रोकर के पास, दलाल के पास गई, दलाल ने मुझे गाइड किया और मैंने वो शेयर खरीदा। लेकिन वो जो शेयर था वो 100 रुपीज का ही था, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा। वो जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू तो 100 रुपीज ही थी, लेकिन क्या मैंने 100 रुपीज दिया, क्या नहीं। वहां पे क्या हुआ, प्लस हुआ। क्या प्लस हुआ, ब्रोकरेज ऐड हुआ। ब्रोकरेज कितना था मेरा, 1 रुपीज था, क्योंकि वो जो ब्रोकर था उसका 1% था रेट, है ना। तो 1% के हिसाब से 1 रुपीज आया था। तो ये जो 1 रुपीज है, ये क्या है, ये हमारा ब्रोकरेज है। ध्यान से सुनना, अभी ये हमारा ब्रोकरेज है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा वैल्यू ऑफ द शेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। वो जो मार्केट वैल्यू है ना शेयर की, वो है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस ब्रोकरेज। लेकिन अभी और एक यहाँ पे क्या होगा, जब आपको जीएसटी भी दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे आगे, अभी ये आगे चल रहे हैं ना हम लोग, अभी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ पे प्लस और क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी होगा। प्लस यहाँ पे और क्या होने वाला है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब यहाँ पे ये जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या है, देखो यहाँ पे जो शेयर की कीमत है, जो शेयर की वैल्यू है, वो तो मैं देने ही वाली हूँ, लेकिन नंबर 2 मुझे और क्या देना है, नंबर 2 मुझे यहाँ पे देना है ब्रोकरेज की जो फीस होगी वो, क्योंकि ब्रोकर मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो ब्रोकर मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। और क्योंकि ये जो ब्रोकरेज है ये एक सर्विस वाला काम है, तो यहाँ पे मुझे ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी
यानी कि सामान जो हम खरीदते हैं उस पे जीएसटी हमको पे करना पड़ता है। तो क्योंकि एक ब्रोकर हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विस पे भी तो हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा ना। तो यानी कि यहाँ पे ये जो ब्रोकरेज है, ये जो फीस है, इसके ऊपर भी मेरा जीएसटी लगेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस और क्या होगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब कि ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है। और यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि जो रेट ऑफ जीएसटी है ऑन ब्रोकरेज वो एकदम फिक्स रहता है एंड दैट इज 18%। 18% क्या है ये? 18% इज नथिंग बट दैट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। दिस इज द रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, ये रेट है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा एग्जाम्पल था ना, इसी को हम थोड़ा आगे करते, आगे थोड़ा बढ़ते हैं ना यार, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे सबसे पहली मार्केट वैल्यू जो वो एक शेयर की थी वो 100 रुपीज थी। फिर हमने बोला हमने ब्रोकरेज निकालना सीखा। तो ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं पता है ना, ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। तो ये याद रखना फॉर्मूला आप लोग, मैं जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट अभी यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू है हमारे पास शेयर का, हमने ब्रोकरेज निकालना सीखा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अभी आगे कर रहे हैं हम लोग। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो भी एक नया एलिमेंट ऐड होने वाला है अभी। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज एक सर्विस वाला काम है तो इस पे जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कितना लगेगा तो वो हमारे पास है, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास है ऑन द ब्रोकरेज। और ये फिक्स रहता है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज दिस इज फिक्स एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 18%, ठीक है, ये 18% रहता है। तो यहाँ पे अगर जीएसटी आपको निकालना है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ जीएसटी जो है ब्रोकरेज के ऊपर, इनटू क्या होगा, इनटू होगा हमारा ब्रोकरेज, इनटू ब्रोकरेज। जो भी ब्रोकरेज हुआ है ना, मतलब जो भी ये फीस है ना, जो भी ये ब्रोकर की फीस थी ना, इसके ऊपर 18% लगेगा। इसके ऊपर जो इसका जो 18% होगा ना वो हमारा जीएसटी होगा। और वो जो जीएसटी है वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा हिस्सा करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ध्यान से अच्छे से समझाती हूँ। ये जो हमारी ब्रोकर की जो फीस थी ना, देखो मैं ब्रोकर को देने वाली हूँ 1 रुपया, ठीक है, ब्रोकर को मैं 1 रुपया दूंगी। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे और क्या, यहाँ पे और मुझे क्या करना है, जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है, मतलब ये जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, ब्रोकरेज के ऊपर लिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी जो होगा वो इनटू क्या होगा, इनटू ब्रोकरेज। मतलब ये जो ब्रोकरेज है इसका जो भी 18% होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। और वो पैसे कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा, वो ब्रोकर नहीं रखेगा, वो दलाल नहीं रखने वाला। दलाल किसको देगा, दलाल जो है वो गवर्नमेंट को वो जो भी जीएसटी होगा वो दे देगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, भाई कितना है वो तो फिक्स रहता है, दैट इज 18%, इनटू ब्रोकरेज कितना मेरा कैलकुलेट हुआ, 1 रुपीज है ना, 1 रुपीज ही ब्रोकरेज आया। तो इसका 18% कितना होता है, 18% ऑफ 1 रुपीज कितना होता है वो निकाल रहे हैं। तो 18% मतलब कि अपॉन 100 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 1 जा 18 अपॉन 100। तो 18 अपॉन 100 मतलब क्या, दैट इज इक्वल टू 0.18 है ना। ये तो आपको आता ही होगा डिवाइड करना। अगर आपको देखो डिवाइड करना नहीं आता है तो मैं समझाती हूँ इसको। यहाँ पे देखो क्या था, 18 डिवाइड बाई 100 था ना। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड में 100 है और 100 में 2 0 होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, ये जो 18 है ना, तो 18 से पीछे से क्या करना है, पीछे से 2 नंबर के पहले आपको पॉइंट लगा देना है। मतलब 1 2 2 नंबर के पहले आपको पॉइंट लगाना है और आगे फिर 0 लगा देना है। तो 0.18 इज अवर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मतलब ये भले ये ना के बराबर ऐसा लग रहा है, 0.18 मतलब कि क्या है ये, कुछ भी नहीं, 1 रुपये से भी कम। हाँ मतलब कि ये क्या है ये, तो मतलब कि ऐसा मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे समझो। तो ये जो है दैट इज नथिंग बट दैट इज अवर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो अभी जो वो जो शेयर था ना, यानी कि अभी वो जो शेयर की जो परचेस वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए, वो कितनी हो जाएगी। देखो पहले जब जीएसटी नहीं कैलकुलेट किया था तब कितनी हो गई थी, तब 101 रुपया हुई थी, राइट, तब 101 था। ये 100 रुपीज जो शेयर की कीमत है प्लस जो ब्रोकरेज था वो दिया और 101। लेकिन अभी 101 नहीं, इस इधर और एक चीज ऐड होगी, वो होगी जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आएगा। तो अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, मतलब कि ये वाला आप यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके क्वेश्चन में जीएसटी मेंशन है
जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मेंशन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर जीएसटी का जिक्र नहीं हुआ है तो बस आपको ऊपर वाला करना है, दैट इज मार्केट वैल्यू, यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी शेयर की प्लस ब्रोकरेज। ओके तो ये करना है अगर जीएसटी मेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर जीएसटी मेंशन है तो 3 प्लस होगा। क्या प्लस होगा? नंबर 1 टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस ब्रोकरेज की फीस प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, ये क्या है देखो मैं आप भी समझाती हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है शेयर की, मतलब एक्चुअल कीमत है शेयर की। अगर मैं ब्रोकर के पास नहीं जाती, डायरेक्टली जाती तो मुझे ये वैल्यू देनी पड़ती, लेकिन क्यों मैं ब्रोकर के पास गई, मैंने शेयर ब्रोकर के थ्रू खरीदा है तो प्लस मुझे ये ब्रोकर की फीस देनी पड़ेगी, तो ये क्या है? ब्रोकरेज है। जो ब्रोकर अपनी फीस लेता है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। उसके बाद प्लस आगे क्या होगा, क्योंकि ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे मुझे जीएसटी लगेगा, तो ये जो तीसरा जो है वो क्या है? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है। ठीक है, तो ये भी एड अप हो जाता है। तो यानी कि अभी यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज है, और अभी ये जो शेयर, जो एक शेयर की जो कीमत है वो मुझे कितने में पड़ेगी, तो परचेज प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना है शेयर का, दैट इज 100 रुपीज, क्योंकि एक ही शेयर था और एक शेयर की कीमत 100 है तो 100 रुपीज टोटल वैल्यू हो गया, प्लस ब्रोकरेज की फीस जो थी वो 1 रुपीज थी, प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मेरा कितना लगा, वो लगा 0.18, मतलब द टोटल परचेज प्राइस ऑफ द शेयर विल बी, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ऐड अच्छे से करना बच्चा, तो ये 100 है तो मैं 100.0 लिखूंगी, प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं 1.0। ओके, ये 0.0 क्यों लगा रही हूँ, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक्चुअली में 2 0 लगाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो तीसरा नंबर है ना उसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो संभल के बाबा, संभल के ऐड करना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे 1 8। अभी इसको अच्छे से ऐड करो, तो ये 8 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे मेरे को जो एक शेयर है उसका परचेज प्राइस जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 101 रुपीज 0.18 पैसे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। समझ में आ गया जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या होगा? तो परचेस, मतलब जब परचेस करने जाएंगे शेयर को तो तब क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, और वैसे ही एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पे क्या होगा? सेलिंग के टाइम पे माइनस होगा। ये नया फॉर्मूला देखो नीचे आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा? देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा? टोटल वैल्यू जो था शेयर का दैट इज ₹100 था। ठीक है, माइनस मेरा ब्रोकरेज कितना गया भाई? ब्रोकरेज मेरा 2 रुपया गया, तो मुझे वो ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा, 2 रुपया मुझे वो ब्रोकर को देना पड़ेगा। और अभी और मुझे यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा नया? दैट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी भी लगेगा ना मेरा ब्रोकरेज के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाले जीएसटी ऑन ब्रोकरेज तो वो निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं? तो बड़ा सिंपल है, क्या आता है बताओ? रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इनटू क्या होता है? इनटू ब्रोकरेज की जो फीस होगी उसका कितना? 18%। देखो यहाँ पे ब्रोकरेज की फीस कितनी थी बच्चा? 2 रुपीज थी, तो इसका जो भी 18% होगा वो हमारा क्या होगा? जीएसटी होगा। तो बस वही निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑफ 18% किसका? ये 2 रुपीज का। 2 रुपीज था ना हमारा ब्रोकरेज, तो 2 रुपीज का, तो 18% मतलब 18/100 इंटू 2 करना है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, इनको ऐड मतलब कि सॉरी मल्टीप्लाई करना। पहले तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, तो इन दोनों को डिवाइड करना बड़ा सिंपल है, दैट इज 0.18 और इंटू फिर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 0.20 जा 0। तो दिस इज अवर ब्रोकरेज। ये क्या है हमारा? सॉरी ब्रोकरेज बोल दिया, सॉरी, दिस इज अवर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये है जीएसटी, मतलब ये किसके पास जाएगा? ये किसके हाथ में आएगा? ये गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। इसका भी आधा आधा बंटवारा होता है, पता है ना? इसका आधा आधा बंटवारा कैसा होगा? एक सीजीएसटी, आधा सीजीएसटी लेगा और आधा एसजीएसटी लेगा। ठीक है, वो तो सब आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये किसके हाथ में जाता है? ये गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी बड़ा मजा आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरा शेयर का? शेयर का क्या हो गया भाई? हाँ, शेयर का मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखो वो जो टोटल वैल्यू जो शेयर का था वो 100 रुपीज था, लेकिन मुझे 100 रुपीज नहीं मिलेगा ना, मैंने बेचा जरूर, लेकिन क्योंकि ब्रोकर के थ्रू बेचा तो ब्रोकर अपनी फीस लेगा। ब्रोकरेज कितना आया? 2 रुपीज आया, तो वो 2 रुपीज मेरे माइनस हो गए, 100 में से 2 रुपए तो गए। अभी और कितना माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा, तो जीएसटी कितना लगा? जीएसटी लगा 0.36। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व करो। मुझे माइनस के टाइम पे बहुत घबराहट होती है, तो मैं आराम से सॉल्व करती हूँ, आप भी आराम से करना। 2 नंबर को लेके सॉल्व करो। ठीक है, 2 नंबर लेके पहले 100 माइनस 2 कितना होगा? 98, और फिर 98 माइनस क्या करेंगे? 0.36 करेंगे। तो चलो 98 है तो 98 को हम लिखेंगे 98.00 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.36। तो चलो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 10,
ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9, 7.9 में से 3 गया तो 6, 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि यहाँ पे आंसर है 97.64 एंड दिस विल बी इन रुपीज। यानी कि वो शेयर को बेचने के बाद मुझे कितना पैसे मेरे हाथ में आएगा। देखो वो शेयर की कीमत 100 रुपीज थी, लेकिन 100 रुपीज में से ब्रोकरेज गया मेरा, उसके बाद जीएसटी ऑन ब्रोकरेज गया, ये सब माइनस होते गए ना, तो यानी कि मेरे हाथ में कितना आएगा, मेरे हाथ में आएगा 97.64 रुपीज। ठीक है, तो ये है एट द टाइम ऑफ सेलिंग वाला केस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको 3 बातें बताई है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ब्रोकर, ब्रोकर मतलब दलाल। नंबर 2 मैंने बताया व्हाट इज ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब जो दलाली, मतलब कि जो ब्रोकर अपनी फीस चार्ज करता है सर्विस प्रोवाइड करने की, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। नंबर 3 मैंने बताया व्हाट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या होता है कि क्योंकि ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे और जो हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज है वो फिक्स है, उसको याद रखना। रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है वो फिक्स होता है, दैट इज 18%। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 18%। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, चलो इसको रीड कर देते हैं। तो शेयर ब्रोकर्स मतलब वही जो शेयर के दलाल होते हैं, तो शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स फॉर देयर क्लाइंट, मतलब हम जैसे क्लाइंट लोग उनके पास जाते हैं और वो हमारी मदद करते हैं परचेज करने को, सेल करने को शेयर्स को, राइट। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस सर्विसेज आर चार्ज अंडर जीएसटी, मतलब वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जीएसटी के अंडर कंसीडर किया गया है, इसलिए जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है 18% ऑन द ब्रोकरेज। और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया है। मे भी आपको थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत आ रहा होगा कि अरे बहुत कुछ हो गया यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा याद करना है। क्या याद करना है? एट द टाइम ऑफ परचेज, जब अब खुद को अज्यूम करो ना कि मानो कि मैं ना एक शेयर खरीदने जा रहा हूं, तो मैं किसी दलाल के थ्रू जा रहा हूं, तो मतलब वो शेयर जितने में भी होगा उसका मुझे ज्यादा ही देना है क्योंकि ब्रोकर अपनी फीस लेगा, है ना। तो एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे क्या होता है, प्लस होता है ब्रोकरेज, और जीएसटी भी प्लस होता है। ठीक है, और जब बेचना है, मान लो कि मेरे पास एक कोई शेयर है और मुझे उसको बेचना है, तो जब मैं बेचूंगी किसी ब्रोकर के थ्रू, तो जितने में वो शेयर है उतना मुझे पूरा नहीं मिलेगा ना भाई, ब्रोकर भी तो अपनी फीस लेगा ना, तो वो जो अमाउंट है उसमें कुछ डिडक्ट होगा, उसमें कुछ माइनस होगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पे क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना याद भी रख लोगे ना, बहुत काम की चीज है ये। आप है ना फॉर्मूला रट नहीं सकते हो, फॉर्मूला तो आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, वो तो मैं जब प्रैक्टिस करेंगे तब बताऊंगी, लेकिन आप समझो अभी सिनेरियो को समझो। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, आई नो आप समझोगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मैंने वही लिखा है। यहाँ पे देखो एक जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज के ऊपर जो जीएसटी होता है उसका रेट है 18%। ये देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज 9% हो जाएगा, और रेट ऑफ एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना होगा, 9%। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो ब्रोकरेज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी कैलकुलेट करके दिखाया था। दैट इज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इनटू जो भी हमारा टोटल अमाउंट जो होता है ब्रोकरेज का वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है अगर आपको जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालना है तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जो कि हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 18%। ओके, ये जो रेट ऑफ जीएसटी है ऑन ब्रोकरेज वो 18% होगा। 18% ऑफ किसका, कि जो भी टोटल ब्रोकरेज होगा, मतलब जो भी ब्रोकर की फीस होगी उसका जो 18% होगा वो हमारा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होगा। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, दैट इज बेस्ड ऑन ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अभी हमको बस छोटे छोटे क्यूट से 2 कॉन्सेप्ट करने हैं, दैट इज व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज सिप। सिप मतलब एसआईपी सिप होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके रिलेटेड है ना ज्यादा क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है ना भाई एमसीक्यू में कुछ आ गया तो इसके रिलेटेड रिस्क नहीं ले सकते, है ना। बुक में दिया है तो करना पड़ेगा। तो व्हाट इज म्यूचुअल फंड ये देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज सिप। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, फटाफट मैं ओरली आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना,
कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है। ये जो चैप्टर है सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा कि जीएसटी क्या होता है, एंड उसके बाद जो 4.3 और 4.4 जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीकेज है, ठीक है। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट कैसे करते, देखो कोई शेयर खरीदता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके बाद मतलब जिसके पास है ना पैसे है और वो कुछ करना चाहता है, पैसे से पैसा बनाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एक हमारा शेयर हो गया, शेयर खरीदो और पैसे से पैसा कमाओ, ओके। गवाना भी पड़ता है कि मतलब कि जाते भी है, बट हाँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं कुछ, ठीक है। तो पैसे से पैसा कमाओ, तो उसमें एक आ जाता है हमारा शेयर में इन्वेस्ट करो। उसके बाद यहाँ पे और दो तरीके हैं जिसमें हम ये देखेंगे, दैट इज म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है, मतलब कि ये भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। और जो सिप है ना वो म्यूचुअल फंड का पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड हम लोग देखने वाले हैं, इसका ज्यादा यूज नहीं है हमारा, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे बुक में। ऑब्वियसली फ्यूचर में तो बहुत ही काम का है ये, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो। म्यूचुअल फंड के अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है, दैट इज सिप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड। अब जैसे कि देखो शेयर में क्या होता है ना कि जब हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, एक ही कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और मान लो कि वो कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, तो हमारे जो शेयर्स है वो तो भाई लॉस में चले जाएंगे, मतलब शेयर विल बी एट डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे हमको लॉस झेलना पड़ेगा। तो उसी लॉस को या उसी जो ये जो लॉस वाली जो रिस्क है उसको अगर हमको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट बोरिंग मत लगाना, इसको रीड करना मेरे पीछे पीछे रीड करो। क्या दिया है, वी हैव लर्न्ड दैट द ग्रुप ऑफ पर्सन कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपनी. They raise capital from the society by issuing shares. If company perform well, then the investors of the company get benefits in terms of dividend, bonus shares, and increase in the market value gives more profit on investments. Company's market capitalization rises. जैसे कि देखो ये सब हमने 4.3 में मैंने आपको बताया है। देखो ये पूरा जो लाइन है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये पूरा 4.3 वाला है। देखो मैंने 4.3 में बताया था कि ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब एक या दो लोग, दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, वो एक कंपनी को बिल्ड करते हैं। अगर मान लो उस कंपनी में कैपिटल की जरूरत है, मतलब कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, शेयर को इशू करते हैं। यहाँ पे बॉम्ब की आवाज आ रही है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो शेयर को इशू करते हैं और वही शेयर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जिनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स या उनको शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो जो सारे इन्वेस्टर्स है या सारे जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको क्या मिलता है, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड के रूप में उनको पैसे मिलते हैं, या शेयर्स बोनस एक करके कुछ और भी है वो भी मिलता होगा, बोनस शेयर्स उनको मिलता है, या इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई तो मतलब कि उनका भी तो वर्थ इंक्रीज हुआ ना। तो ये तरीके हैं जिससे वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 4.3 का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, all this totally helps for the progress of the country. In short, principle of sociology, together we can progress works here. मतलब ये जो सब है ना वो क्या है, this is nothing but the progress of country. एक कंट्री की प्रोग्रेस ही हो रही है। अब कंट्री की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, नंबर वन देखो, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो नंबर वन क्या होगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कंट्री की प्रोग्रेस है। कंट्री की कंपनी होती है, कंट्री के अंदर कंपनी होती है। तो अगर कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगी तो उससे क्या होगा कि हम जैसे आम इंसान जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो भी क्या करेंगे, पैसे से पैसा कमा रहे हैं। और जब वो पैसे से पैसा कमाएंगे तो हमारा क्या होगा, खर्चा पानी बढ़ेगा। जब हमारा खर्चा बढ़ेगा तो हम भी क्या करेंगे, जिससे कुछ खरीद रहे हैं तो उनका भी क्या होगा, धंधा होगा। मतलब ऐसे ऐसे अगर ये बोला ना, ये पूरी साइकिल होती है जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्री की यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, टुगेदर वी कैन प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि साथ में प्रोग्रेस हो रही है, दो मतलब कि यहाँ पे कंट्री की भी प्रोग्रेस हो रही है, टुगेदर वी कैन प्रोग्रेस। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इन ऑल यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, देखो बट, यहाँ पे बट आ गया, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। मतलब कॉइन को दो साइड्स होते हैं। अगर मान लो समटाइम इट माइट हैपन दैट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर में इंक्योर अ लॉस। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉफिट ना
के बजाय अगर लॉस होगा तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, इन्वेस्टर को लॉस भी तो सफर करना पड़ सकता है ना, कि अगर मान लो कि मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा कि वो लॉस में चला जाएगा, तो उसने जितने में शेयर खरीदे थे उतनी उनकी वैल्यू रही नहीं, शेयर जो है वो लॉस में चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कॉइन के दो साइड होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टूल्स है जिससे हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, कैन वी रिड्यूस दिस लॉस, मतलब क्या इस लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इज देयर अ वे टू रिड्यूस द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा वे है जिससे हम ये जो हमारी रिस्क है, जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होती है, क्या उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यस, टू ओवरकम दिस मोर पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आपको अपने रिस्क को कम करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, तो आप शेयर्स के बदले यानी कि शेयर्स मार्केट के अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क जो है वो कम होता है। अब रिस्क कम क्यों होता है और इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड क्या है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे ना म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं। मतलब मान लो म्यूचुअल फंड है ना, एक कंपनी होती है, ऐसे म्यूचुअल फंड की एक बड़ी सी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज होते हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल्स होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जैसे आम इंसान लोग, देखो मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ पे है ना, मान लो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, समझाती हूँ। यहाँ पे मान लो ये इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर मतलब हम जैसे लोग जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको पैसे से पैसे कमाना है, तो हम जैसे इन्वेस्टर लोग क्या करेंगे, पैसे देंगे। किसको पैसे देंगे, जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है ना उसको देंगे। अब ये म्यूचुअल फंड की कंपनी मतलब क्या, कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है ना, इसके अंदर बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जिनको बहुत अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है। तो वो क्या करते हैं, हम जैसे इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और वो हमारा पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब किसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करते, वो अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा, जैसे कि इक्विटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है, वही काफी है। इक्विटीज मतलब कि इक्विटी फंड मतलब वही हमारा इक्विटी फंड मतलब वही शेयर वाला, शेयर मतलब ये शेयर मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, देखो मैंने आपको बताया था 4.3 के कॉन्सेप्ट के टाइम पे कि शेयर मार्केट को शायद इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। तो इक्विटीज हो गया, एक बॉन्ड करके भी एक इन्वेस्टमेंट का एक वो है, फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कुछ होगा, अदर सिक्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स टूल्स है उनके पास जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे जो जिसको भी इन्वेस्ट करना है, ऐसे बहुत सारे, इनको बोला जाता है इन्वेस्टर्स। ये सारे क्या है, इन्वेस्टर्स है। इनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। मान लो कि मतलब शेयर मार्केट की नॉलेज सबको नहीं होती है ना, वो अभी पैसे तो लगा दे शेयर मार्केट में, फिर लॉस में चले गए तो, है ना, तो ये हमको तो पता नहीं है। और ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो ब्रोकर के थ्रू क्या है भाई, ब्रोकर तो अपना पैसा लेता है, अपनी फीस लेता है, तो ब्रोकर के थ्रू जाना भी उनको नहीं जाना है। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब कि ऐसी पब्लिक जिनको इन्वेस्ट करना है, लेकिन उनको क्या करना है कि ज्यादा लुकआउट नहीं करना है, उनको अपने काम पे फोकस करना है और उनको इन्वेस्ट भी करना है। तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सॉरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बोल दिया, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। एक ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है उनके पास, बहुत अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के उनके पास नॉलेज है, जैसे कि गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, अदर सिक्योरिटीज, मतलब हमको तो पता भी नहीं, इतने उनको है ना बहुत नॉलेज होता है। तो वो क्या करते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, वो पैसा फिर वो हमसे सलाह भी, मतलब हमको भी बताते कि देखो मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके जो पैसे है वो इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और फिर वो अलग अलग जगह, मतलब इसमें अगर मान लो कि मैंने ना एक, मान लो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, तो एक प्रोफेशनल को मैंने पैसे दिए, वो प्रोफेशनल ने ना मान लो कि मुझसे 500 रुपया लिया। अब वो 500 रुपया ना वो एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो अलग अलग 5 ऐसे कंपनी होंगे या 5 ऐसे अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स होंगे जिसपे वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। मान लो उसने कुछ रुपए, मतलब मान लो ₹100 उसने गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दिया मेरा, मान लो कि उसने ₹100 कई एक कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट
उसने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लो कि उसने मेरे दूसरे जो 100 रुपीज है वो, और मान लो कोई दूसरी कंपनी है वहां पे इन्वेस्ट कर दिए उसने, मान लो कि और एक 100 रुपीज उसने कुछ और अलग अलग टूल्स होते हैं जैसे बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स भी एक इन्वेस्टमेंट का टूल है, उसके बाद मान लो कि ₹100 उसने और कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मेरे से 500 रुपए लिए, मैंने म्यूचुअल फंड में 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो वो जो प्रोफेशनल था उसने मेरे 500 रुपए अलग अलग जगह लगा दिए, ठीक है। तो इससे रिस्क कैसे कम हुआ? इससे रिस्क ऐसे कम हुआ कि मान लो कि एक कंपनी अगर डूब भी गई या एक कंपनी अगर मान लो लॉस में भी चल रही है, तो बाकी के मेरे जो 4 कंपनी है वो तो प्रॉफिट में चल रहे होंगे, तो क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। मतलब मान लो एक कंपनी अगर मेरी लॉस में चल रही है या एक कंपनी का मतलब इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है, मान लो 2 कंपनी का मेरा ज्यादा रिटर्न है ही नहीं, लेकिन मेरी जिसमें मैंने बाकी 3 कंपनीज जो है या बाकी 3 जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स है वो तो अच्छे खासे चल रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा ना कि वो रिस्क है ना वो डाइवर्सिफाई हो गई, मतलब कि वो बढ़ गई। तो इसलिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू शेयर मार्केट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन म्यूचुअल फंड मैनी इन्वेस्टर्स, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं विद कॉमन ऑब्जेक्टिव गिव देयर मनी टू द प्रोफेशनल एक्सपर्ट, यानी कि वो क्या करते हैं अपना जो पैसा है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट को देते हैं। दे नॉट ओनली इन्वेस्ट इन वन टाइप ऑफ शेयर, मतलब वो सिर्फ एक टाइप ऑफ शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते बट ऑल्सो इन्वेस्ट इन वेरियस अदर स्कीम, यानी कि वो सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत सारे अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड्स हो गया, गोल्ड लेना, कुछ भी, मतलब कि अभी इतने इन्वेस्टमेंट्स वाले जो मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता, राइट। हम तो अभी 10th स्टैंडर्ड में ही है, जबकि मुझे भी इतना नहीं पता है, बट हाँ एक बॉन्ड्स करके मैं सुन रही हूँ, तो एक बॉन्ड्स हो गया, तो मतलब ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पे उन लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाई, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, अभी डाइवर्सिफाई हो गया, वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया। जैसे मैंने बोला ना, मैंने 500 रुपया दे दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट ने क्या किया, मेरे 500 रुपए अलग अलग जगह लगा दिए, तो वो डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाई विच रिड्यूस रिस्क फैक्टर एंड टोटल डिविडेंड और प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमाउंट्स द इन्वेस्टर। मतलब इससे क्या हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, इन लोग ने बोला कि यहाँ से क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए जो रिस्क है वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यही बोला है कि म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि म्यूचुअल फंड कोई ऐसा वैसा नहीं है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठते हैं और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एंड दिस इज यूजुअली रन बाय AMC, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठते हैं और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड ये जो म्यूचुअल फंड जो है दैट इज रन बाय, वो एक कंपनी से रन होता है, उस कंपनी का नाम है AMC, जिसका फुल फॉर्म है असेट मैनेजमेंट कंपनी। प्लीज इसको याद रखो, ये MCQ वगैरह में क्या पता आ जाए, है ना, याद रखना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट क्या दिया है, दे इन्वेस्ट द मनी गिवन बाय द इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट स्कीम, जैसे कि मैंने बोला था कि इन्वेस्टर जो है ना वो क्या करते हैं, मनी देते हैं किसको, जो भी म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको, और वो डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड हो गया, इक्विटी फंड मतलब वही हमारा म्यूचुअल फंड, सॉरी इक्विटी फंड मतलब हमारा शेयर मार्केट, ठीक है। इक्विटी फंड मतलब कि इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना। डेप्ट फंड भी कोई होता होगा, डेप्ट फंड यानी कि जिसको बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद बैलेंस फंड है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फंड्स है जिसमें हमारे पैसे क्या हो जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं थ्रू दैट प्रोफेशनल्स, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कुछ अलग है, यहाँ पे देखो जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रैक्टिस एट 4.3 में देखा था, प्रैक्टिस एट 4.3 में क्या देखा था, जो शेयर होता है ना, शेयर उसकी क्या होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, बरोबर। शेयर की क्या होती है, यहाँ पे ना मेरा है ना ये पेन टेबलेट है ना बंद हो रहा है बार बार, इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है। हाँ, शेयर की क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। अगर हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, शेयर की मार्केट वैल्यू होती है। उसके बाद हम लोग कैसे निकालते पता है ना, सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, मतलब हम कितना सम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर को खरीदते हैं तो हम कितना सम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स, आपको देखो याद होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये शेयर्स का है। वैसे ही जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, हमको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको शेयर्स मिलते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि इस कंपनी के मेरे पास 5 शेयर है, इस कंपनी के मेरे पास 10 शेयर है। तो जब भी अगर एक इन्वेस्टर
किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है यूनिट्स। क्या मिलता है, यूनिट्स मिलता है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, एज वी गेट शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वी गेट यूनिट्स व्हेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो जैसे शेयर की क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है, वैसे ही यूनिट की क्या होती है, NAV होती है, मतलब कि नेट असेट वैल्यू होती है। यूनिट्स की क्या होती है, नेट असेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे यूनिट की क्या होती है, यूनिट की होती है नेट असेट वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास, अगर हम देखो फिर से बताती हूँ, हम अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको शेयर मिलते हैं। शेयर की क्या होती है, शेयर जो है वो किस पे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, मार्केट वैल्यू पे, बरोबर। तो शेयर की कैसे मार्केट वैल्यू होती है, वैसे जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यूनिट मिलता है। और उस यूनिट की एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम लोग नेट असेट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, नेट असेट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमको अगर फाइंड करना है कि टोटल फंड वैल्यू, मतलब टोटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, तो उसका अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी सेम इसी की तरह है। सम इन्वेस्टेड कैसे निकाला था वैसा, कि टोटल फंड इन्वेस्टेड या टोटल फंड वैल्यू अगर आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है आपके पास, इनटू क्या कर लो, NAV कर लो। NAV मतलब नेट असेट वैल्यू जो है एक यूनिट की वो। तो यानी कि नंबर ऑफ यूनिट जितने होंगे इनटू नेट असेट वैल्यू कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, ऑफ 1 यूनिट। वैसे तो आई थिंक ये बहुत रेयरली काम आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा काम है बताना तो मैं नहीं छोड़ सकती ना, क्या पता आ जाए, तो अपन थोड़ी ना रिस्क नहीं ले सकते ना। तो टोटल फंड वैल्यू मतलब कि कितना मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसको अगर फाइंड करना है तो टोटल फंड वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितने हैं, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने, वैसा टाइप का नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितने हैं, इनटू व्हाट इज द नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का नेट असेट वैल्यू क्या है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा व्हाट इज द टोटल फंड वैल्यू, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है समझ में आया ना, कि म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं और उसको अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। मान लो 5 कंपनी में या 5 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो मान लो दो जो स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या 2 स्कीम लॉस में डाल रही है, लेकिन बाकी 3 तो अच्छा कर रही है ना परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। ओके चलो अब आगे आ जाते हैं। एक लास्ट चीज करनी है हमको, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम लोग सिप भी बोलते हैं। और ये जो सिप है वो कुछ नहीं है, वो म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा है। बस इसमें क्या होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है ना कि हम है ना बहुत ही छोटे अमाउंट से ये स्टार्ट कर सकते हैं। सिप जो है बहुत ही छोटे अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सपोज वन डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट एट वंस, then one could invest small amounts at regular time interval, for example rupees 500 per month could be invested in mutual fund। मतलब कि म्यूचुअल फंड में देखो, ये जो पीछे वाला जो म्यूचुअल फंड था ना, उसमें क्या था ना, उसमें एक सुविधा अवेलेबल है जो कि क्या है, सिप वाली सुविधा। सिप में क्या है कि मान लो कि मुझे एक साथ है ना, मेरे पास बड़ी रकम नहीं है, मतलब मान लो मेरे पास एक साथ कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है, मतलब 5 लाख 10 लाख मेरे पास नहीं है भाई, इतना नहीं है मेरे पास। हर महीने में ना मेरे पास कुछ बचता है, जैसे कि मान लो 500 रुपए मेरे महीने में तो बच ही सकते, बरोबर। तो मेरे ना हर महीने में 500 रुपए बचते हैं, तो मैं क्या करूँगी, हर महीने में क्या करूँगा, ये जो 500 रुपए है ना वो क्या करूँगा, मैं उसकी सिप खोल दूंगा। सिप खोल दूंगा मतलब वही म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट हो रहा है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर एक पार्ट आता है ये सिप वाला, कि आप क्या करते हो यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आपने एक फिक्स रख दिया कि हर महीने की पहली तारीख जो होगी ना, तब मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली 500 रुपया कट हो जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा सिप के तौर पे। सिप में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब हर रेगुलर इंटरवल में क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट मेरे बैंक से कटता रहेगा, तो इसी को बोलते हैं सिप। छोटे अमाउंट में भी हम सिप स्टार्ट कर सकते हैं और वो इसी अमाउंट को, यही अमाउंट कौन लेगा, यही अमाउंट वही प्रोफेशनल लेंगे और प्रोफेशनल अलग जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिप का फायदा क्या है कि हम छोटे अमाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बस वही इसका फायदा है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट विल बी डन मंथली और क्वार्टरली, मतलब इन्वेस्टमेंट या तो आप हर महीने भी कर सकते हो या क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में,
हर 3 मंथ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या हर मंथली एक महीने में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भी कर सकते हो। दिस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड सिप, मतलब इसी इन्वेस्टमेंट को बोलता है सिप, सिप बोला जाता है। सिप डेवलप्स डिसिप्लिन ऑफ सेविंग, मतलब सिप जो है वो क्या डेवलप करता है, वो एक डिसिप्लिन डेवलप करता है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा कि हाँ आपका हर महीने इतना अमाउंट कट होगा, और एक डिसिप्लिन डेवलप होगा कि हाँ मेरे एंड से कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट हो रहा है, मेरे एंड से कुछ ना कुछ तो सेविंग हो रही है। अगर मान लो यही 500 रुपया मेरे पास है, पड़ा हुआ है, जब मन आया तब आया खर्चा कर सकती थी, मैं खर्चा कर लूँ, ना कोई भी नया भाई प्रोडक्ट आ गया चलो खरीदते हैं, नहीं। तो ये क्या होगा ना, सिर्फ हमको एक डिसिप्लिन सिखाता है कि नहीं पैसे बहुत जरूरी है फ्यूचर में, तो इसको इन्वेस्टमेंट करो, पैसे से पैसे बनाना सीखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सिप इज अ गुड ऑप्शन विच इन लॉन्ग टर्म कैन अचीव वन फाइनेंशियल गोल्स, मतलब कि सिप एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है कि आपको बहुत ही अमीर बनना है। यहाँ पे देखो ये जो म्यूचुअल फंड है और ये जो सिप है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत काम के है। मतलब कि शेयर मार्केट में क्या होता है ना कि आज मैंने शेयर खरीदा, मान लो आज मार्केट वैल्यू जो थी शेयर की थी वो थी ₹100, और मान लो कि कल को अगर उस शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई ₹200, तो मैं तुरंत वो शेयर को क्या कर दूंगी, बेच दूंगी, और बेचने से क्या हो जाएगा, बेचने से मुझे ₹100 का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि मैं बेचूंगी 200 रुपए में ना वो शेयर को। तो मतलब कि शेयर जो है ना, ये जो शेयर्स है उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो तुरंत, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तुरंत आज खरीदा परसों बेचा, परसों खरीदा नरसों बेचा, ऐसा। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो सिप्स है, इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं कि अगले 10 साल में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतने 1 करोड़ 2 करोड़ होना चाहिए, तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तो ये लॉन्ग टर्म की अगर आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसको फुलफिल करने में हमारी मदद करता है सिप, ठीक है। क्योंकि अभी से आप अगर 500 रुपया सेव कर रहे हो हर महीने के, 10 साल बाद पता नहीं कि वो अमाउंट क्या बन जाएगा, है ना, वो इन्वेस्ट हो रहा है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मेरे भी तो पैसे ग्रो हो रहे, अगले 10 साल में पता नहीं क्या हो जाए कि मैं मतलब अमीर बन जाओ, है ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू सिप फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप सिप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन, मतलब कि ये एक तौर पे ना इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। मतलब मैंने अगर मान लो कि 500 रुपया सिप में डाला है, तो इसकी वैल्यू मैंने जो 500 रुपया डाला है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो जाके वो क्या हो रहा है कि वो बढ़ रही है, मेरा 500 रुपया बढ़ रही है। और आप जैसे देख ही सकते हो कि आजकल हमारे मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट कितना फ्लक्चुएट होता है, मतलब कि अभी ना क्या हो रहा है ना कि महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं जो इन्वेस्ट कर रही हूँ उसमें मेरे पैसे तो बढ़ रही है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एक तरीका ढूंढ लिया है कि मैं भाई इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अगर महंगाई बढ़ रही है कोई बात नहीं, मेरा तो इन्वेस्टमेंट चल रही है, मेरे इन्वेस्टमेंट के पैसे भी तो बढ़ रही है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोला है वन शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर मिनिमम ऑफ 3 to 5 years to get better returns and it is best if investment is for 10 to 15 years, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो सिप है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि भाई 1 महीना चलो किया बस हो गया हमारा तो कैपेसिटी खत्म हो गया, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको मिनिमम, मतलब कम से कम अगर 3 से 5 साल तक इसको अगर आप कंटिन्यूसली 1 महीने में अगर आप 500 रुपया डाल रहे हो, तो वो 500 रुपया अगर आप लगातार डाल रहे हो 3 से 5 साल तक, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, मतलब रिटर्न ज्यादा मिलेगा, मतलब जितना भी आपने टोटल इन्वेस्ट किया है उससे तो ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप उसमें 15 से 10 साल अपना पूरा दे दो, यानी कि आप 15 से 10 साल इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, तो आपको बहुत रिटर्न मिलेगा, आप बहुत मतलब पैसों से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, थोड़ा सा मतलब ऐसा जानकारी आपको देना था कि हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के तरीके हैं जो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पता हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत काम का है, ये लेसन बहुत काम का है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है मैं कि जितना हो सके आपको बताऊं। सच में मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूं, बट मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आपको इसमें पूरा अपना मतलब योगदान दूं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है आपको समझ में आया, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं और वो इन्वेस्टर के पैसे क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। सिप क्या है, सिप एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। सिप में क्या होता है ना कि मतलब हम एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट
स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने में अगर हमको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वो हम सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में घुस सकते हैं और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड और सिप जो है ना, इसके रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन सच में नहीं है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। सिर्फ आपको इसमें दिख जाएगा, किसमें दिख जाएगा, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा। हमको है ना मेन फोकस हमारा ब्रोकरेज, जीएसटी और ब्रोकरेज पे होना चाहिए। तो मैंने अपने तौर पे आपको पूरा अच्छे से समझाया है, लेकिन अभी टेंशन मत लो, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4.4 वाला। तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। लाइक करके जाना वीडियो को। ठीक है, बाय बाय।